हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट लाइफलाइन हॉस्पिटल भोपाल। मैं आज आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में या आईवीएफ के बारे में उसके जवाब दूंगी। अंजलि जी मुझसे क्वेश्चन करेंगी। नमस्ते डॉक्टर आभा मैम, मेरे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में आईवीएफ के बारे में रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आईवीएफ पद्धति क्या है, वह इसे कैसे करते हैं? देखिए, आईवीएफ पद्धति में स्पर्म को और अंडे को दोनों को शरीर के बाहर लाया जाता है। वह लैब में उनको फर्टिलाइज करा जाता है और जब फर्टिलाइज हो जाते हैं और एम्ब्रियो बन जाते हैं यानी भ्रूण बन जाते हैं तो उसको माँ के गर्भ में रख दिया जाता है जहां उसका नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अन्य नॉर्मल प्रेगनेंसी वालों का होता है। और यह आईवीएफ पद्धति दो तरह की होती है, एक सिंपल कन्वेंशनल आईवीएफ और दूसरा इक्सी। इक्सी मतलब जब एक स्पर्म को डायरेक्ट एग में डाला जाता है, और आईवीएफ मतलब अंडे को और स्पर्म को साथ साथ रख दिया जाता है तो स्पर्म अपने आप ही अंडे के अंदर एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन होता है और भ्रूण बनना चालू होता है। इक्सी के कुछ अपने इंडिकेशंस हैं, जैसे कि जब एग्स बहुत कम है, जब स्पर्म्स बहुत कम है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स अच्छी नहीं है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, पुराने फेलियर्स हैं, जब आईवीएफ करा तो फेलियर हुआ, या फिर एज ज्यादा है, कपल की एज ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में इक्सी करा जाता है। जी, तो आईवीएफ किन लोगों में करना पड़ता है? देखिए, आईवीएफ मेल्स में तो मैंने बताया आपको जब स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है। दूसरा, फीमेल्स में अगर दोनों टेस्ट ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उनके शादी को बहुत लंबा समय निकल गया है, बार बार आईयूआई फेलियर्स हो रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों की एज के हिसाब से वैसे ही प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाते हैं। किसी को थोड़ा जल्दी है, उनको जल्दी प्लान करना है प्रेगनेंसी। लेट मैरिजेस के कारण ऐसा होता है कि भाई अब एज खत्म हो रही है, तो अब मतलब एज खत्म नहीं हो रही है, मतलब एग्स खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वो जल्दी आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं। आईवीएफ उन केसेस में करा जाता है, मेल इनफर्टिलिटी तो मैंने बताई, जहाँ पे सीमन अच्छा नहीं होता है, काउंट अच्छा नहीं है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है। और फीमेल्स में जब दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, या अंडे बहुत कम है, या एज ज्यादा हो रही है, या पुराने ट्रीटमेंट फेलियर्स हैं, जैसे आईयूआई कराया उन्होंने और प्रेगनेंसी नहीं हुई, या लेट मैरिजेस हुए हैं, तो उसके कारण वैसे ही प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो कभी कभी वो भी ऑप्ट करते हैं। तो इसमें प्रेगनेंसी के कितने प्रतिशत चांस होते हैं और किन बातों पर निर्भर करते हैं? देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके चांसेस करीबन 40% होते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि कपल की एज क्या है। अगर कम एज का कपल है, अंडे अच्छे हैं, सीमन अच्छा है, तो ये चांसेस 60-70% भी हो सकते हैं। पर अगर एज ज्यादा है, अंडे अच्छे नहीं है, स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे केसेस में ये 40% से कम भी हो सकता है। ओके, क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी में एबॉर्शन व एबनॉर्मल बच्चे होने के खतरे ज्यादा रहते हैं? देखिए, वैसे अभी तक तो जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि एबॉर्शन के चांसेस उतने ही होते हैं जितने जनरल पॉपुलेशन में होते हैं, अराउंड 10%, और एबनॉर्मल चाइल्ड होने के खतरे भी नियरली बराबर ही होते हैं। इसमें कोई अलग से परिवर्तन नहीं देखा गया है, या फिर इंसिडेंस ज्यादा नहीं देखा गया है। जी, आईवीएफ के पहले क्या जांचों की आवश्यकता होती है? हाँ जी, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए कि भाई हमको आईवीएफ कराना है, तो डॉक्टर ने बोला हाँ कल आ जाइए, हम आपका आईवीएफ कर देंगे। देखिए, आईवीएफ करने के पहले बहुत सारी जांचें करनी पड़ती हैं, जिससे कि ये पता लगे कि हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्या फैक्टर है जिसके कारण इनफर्टिलिटी है। उसकी सोनोग्राफी होती है कि उसके ट्यूब्स तो ठीक हैं, कहीं ट्यूब्स में पानी तो नहीं भरा है। अगर ट्यूब में पानी भरा है तो उसको क्लिपिंग या फिर उसको अलग करना पड़ता है। अगर उसको गठाने हैं यानी फाइब्रॉइड्स हैं या बहुत बड़े एडिनोमायोमा है, तो पहले उसको ट्रीट करना पड़ता है या उसको रिमूव करना पड़ता है। तो और ब्लड टेस्ट में देखते हैं कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो नहीं है, थायराइड ठीक है, उनका रूबेला एंटीबॉडीज हैं उनके पास,
ये सब टेस्ट करने के बाद में ही आईवीएफ प्लान करा जाता है। तो इसीलिए पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद देखा जाता है कि आईवीएफ की किस पद्धति को उपयोग करना है, और फिर आईवीएफ प्लान करते हैं। तो उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि अंडा बनाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, फिर अंडा निकाला जाता है, फिर एम्ब्रियो बनाया जाता है और उसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है। तो इसमें टाइम लगता है। जी, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि किन केसेस में आपको आईवीएफ के पहले दूरबीन से चेकअप करना पड़े या ऑपरेशन करना पड़े? हाँ जी, कुछ केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गठाने हैं, ओवरी में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस नाम की कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण फर्टिलिटी कम हो जाती है, और उसके बाद कभी कभी आईवीएफ के बाद भी कंसेप्शन के चांसेस कम होते हैं, उसको ट्रीट करना। अगर यूट्रस के अंदर गठाने हैं, जैसे छोटे पॉलिप्स होते हैं, या फिर यूट्रस के अंदर चिपकापन रहता है पुराने इन्फेक्शन के कारण या बार बार डीएनसीज के कारण, उसको दूर करना। तो ये सब चीजें करने के लिए दूरबीन पद्धति का सहायता लेनी पड़ती है। लेप्रोस्कोपी और लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी कहलाती है। जी जी। तो क्या जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है? नहीं, ये मिथ है कि आईवीएफ के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता तब भी बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है, प्रेगनेंसी हो जाती है तब भी बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आईवीएफ के बाद 2 से 3 घंटे उनको बोलते हैं थोड़ा आराम करिए, उसके बाद वो घर चले जाते हैं। घर जाके उनको बोलते हैं 2 से 3 दिन कम से कम काम करिए, बाकी अपनी एक्टिविटीज, नॉर्मल एक्टिविटीज चालू रखिए। उसके बाद तो आपको जो करना हो सो करिए। प्रेगनेंसी भी और नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे चलती है, पर लोगों को खुद डर लगता है कि भाई आईवीएफ प्रेगनेंसी है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ हो जाए तो एबॉर्शन हो जाए या कोई तकलीफ हो जाए, तो वो अपने आप ही रिलेटिव रेस्ट पर रहते हैं। पर अगर ज्यादा रेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि पूरे समय सोच में वही रहेगा कि ये मैंने आईवीएफ कराया है, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, और नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ जाए। इसीलिए वो अपने आप को उसके बाद बिजी रखें, अपने जो हॉबीज हैं उनको रिवाइव करें, टीवी देखें, बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुने। तो हम लोग यही एडवाइस करते हैं। जी जी। एक टर्म है एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ये क्या होता है? देखिए, जब आईवीएफ करते हैं तो बहुत सारे अंडे बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा अंडे मिले, ज्यादा एम्ब्रियो बने और प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे रहें, क्योंकि हमारे पास यूट्रस के अंदर डालने के लिए अच्छे क्वालिटी एम्ब्रियो हम सिलेक्ट कर सकते। तो ज्यादा एम्ब्रियो जब बनते हैं तो एम्ब्रियो तो हम थोड़े ही डाल सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो या तो डे 2 एम्ब्रियो डालते हैं, डे 3 एम्ब्रियो डालते हैं, या 5वें दिन पे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, वो की बेस्ट एम्ब्रियो होता है, उसको डालते हैं जी। अब जो बाकी एम्ब्रियोज बन गए उनको हम -200 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में कैंस में फ्रीज करके रख लेते हैं। और ये सालों साल फ्रीज रह सकते हैं। अगर आपकी पहला आईवीएफ फेलियर हुआ तो इसको सेकेंड साइकिल में यूज कर सकते हैं। तो आप सब इंजेक्शन लगवाना, ओवा रिट्रीवल यानी अंडे बाहर निकालने की प्रोसेस कराना, इन सब प्रोसेस से बच जाते हैं जी। और अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई तो आप नेक्स्ट बच्चा जब प्लान करते हैं तो इन एम्ब्रियोज को यूज कर सकते हैं। ये डोनर एग्स और स्पर्म्स की किन्हें जरूरत पड़ती है? देखिए, आजकल क्या हो गया है कि शादी की एज बहुत आगे बढ़ गई है। अपने एजुकेशन में और अपने जॉब में फीमेल्स इतनी बिजी रहती हैं और वो ब्रेक भी नहीं चाहती हैं, तो इससे एज बढ़ जाती है। तो जब एज बढ़ जाती है तो एग्स भी कम हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ एग्स भी अफेक्ट होती है। कभी कभी कम एज में भी ये देखा गया है कि एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब रहती है। तो ऐसे केसेस में डोनर को स्टिमुलेट करके उसके एग्स निकाल के हस्बैंड के स्पर्म से बच्चा बना के उसको बच्चेदानी में डाला जाता है। तो ये डोनर एग्स का यूज है। अब डोनर स्पर्म्स, जब हस्बैंड में स्पर्म्स नहीं है और उसके टेस्टीज में भी स्पर्म्स नहीं है, क्योंकि अगर टेस्टीज में स्पर्म्स होते हैं तो उसको निकाल के इक्सी करी जा सकती है, उसको टीसा बोलते हैं। पर अगर टेस्टीज में भी स्पर्म्स नहीं है तो ऐसे केसेस में हमको स्पर्म्स सीमेन बैंक से ले। और कभी कभी दोनों जगह प्रॉब्लम है कि स्पर्म्स भी नहीं है, एग्स भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमको डोनर से एग्स भी लेना पड़ता है, स्पर्म भी लेना पड़ता है और एम्ब्रियो बना के उसको बच्चेदानी में स्त्री के बच्चेदानी में डालना पड़ेगा। ओके। आईवीएफ ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या होती है मैम? देखिए, आईवीएफ ट्रीटमेंट की कॉस्ट एकदम तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कई स्टेजेस में उसमें आपको खर्चा करना पड़ता है। पहला स्टेज होती है जब आपको इन्वेस्टिगेशंस कराना है।
जब इन्वेस्टिगेशन कराना है, किसी किसी को केवल सिंपल ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है, किसी किसी को ब्लड टेस्ट हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, किसी को लेप्रोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है जी। ऑपरेटिव, मतलब कुछ ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स हो उनको। तो पहला स्टेज का खर्चा तो इस समय। दूसरा, उनको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, जो कि महीने के दूसरे दिन से इंजेक्शंस चालू होते हैं और जब तक अंडा मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक वो इंजेक्शन लगते हैं। तो ये इंजेक्शन की कॉस्ट भी अलग अलग, इंजेक्शन की अलग अलग कॉस्ट होती है और अलग अलग स्त्री को अलग अलग क्वांटिटी के इंजेक्शंस लगते। तो ये इंजेक्शन का खर्चा हो गया। फिर आईवीएफ प्रोसीजर का खुद का खर्चा होता है, और अगर ज्यादा एम्ब्रियोज बने तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग का, और एम्ब्रियो को जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके उसको स्त्री के यूट्रस में डालना है तो थॉइंग बोलते हैं, उसका खर्चा आता है जी। तो ये खर्चा, और फिर उसको बाद में मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, जो कि जो बच्चा डाला है वो अच्छे से वहां पर डेवलप हो, तो उसके सपोर्ट के लिए भी कुछ हार्मोनल मेडिसिन उसको लेने पड़ती हैं। तो इस तरीके से खर्चा अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है। हाँ, जिनमें आपको डोनर लेना है, जैसे डोनर एग लेना है या डोनर सीमन लेना है, तो ऐसे केसेस में डोनर को जो पैसा देना पड़ता है वो भी रहता है। तो इसीलिए एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, पर ये कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच का इसका खर्चा होता है। जी जी। एक आखिरी सवाल मैम, इस ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? देखिए, ये ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि कभी कभी बहुत सारे एग्स बन जाते हैं, तो उसमें हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पेट फूलने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, जो माइल्ड केसेस होते हैं जी। और जो मेजर केसेस होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उसमें पेट में पानी भरने लगता है, लंग्स में पानी भरने लगता है, तो उनको 2% केसेस ही ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बाकी इतने ढेर सारे इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। वैसे इंजेक्शन तो आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, तो लोकल उनको पेनफुल एरिया हो जाता है, इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं। बाकी तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्विन ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो डालते हैं, अगर पहले से उनके बच्चा है एक, तो केवल सिंगल ब्लास्टोसिस्ट डालते हैं, और अगर उनके पहले बच्चा नहीं है तो 2 ब्लास्टोसिस्ट डालते हैं, और अगर ब्लास्ट बनाना के लायक एम्ब्रियोज नहीं है तो डे 2 या डे 3 पे डालते हैं, तो 3 एम्ब्रियोज डालते हैं। तो वो उनको बता के डालते हैं कि भाई कितने एम्ब्रियोज के लिए तैयार है, और उनको ये भी समझा दिया जाता है कि क्या हो सकता है। पर कभी कभी एक ब्लास्ट डालते हैं तो भी ट्विंस हो सकते हैं, क्योंकि वो 2 में डिवाइड हो जाता है। अच्छा। तो ये कॉम्प्लिकेशन एक होता है। बाकी तो जो मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से ये गुजरता है कपल, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है जी। कि फीमेल को बार बार इंजेक्शन लगवाने आना, ठीक है, फिर हस्बैंड को और वाइफ को फाइनेंशियल जो उनको पैसा खर्च करना है वो भी एक होता है। फिर फीमेल के दिमाग में हमेशा ये टेंशन होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, या मैं गलती से कुछ ऐसा ना कर दूं कि जिसके कारण फेलियर हो जाए। तो ये जो फेलियर है ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, इसको कॉम्प्लिकेशन ही मानेंगे अपन। और जो स्ट्रेस और जो टेंशन से ये कपल को गुजरना पड़ता है, तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन ही है। थैंक यू सो मच मैम, ये जानकारी जरूर बहुत उपयोगी साबित होगी सभी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप ये बताए हुए फोन नंबर पे या फिर आप मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।